अब जो भी हमारी आशा कार्यकर्ता हैं संपूर्ण मोबाइल पे ट्रेनिंग पाएंगे। फाइलेरिया के बारे में मैंने सुना तो था। हमारे गांव में एक दो फाइलेरिया के मरीज भी थे, पर हमने ज्यादा सोचा नहीं और घर वालों ने भी ध्यान नहीं दिया। कभी नहीं लगा कि ये हमको भी हो सकता है। बड़ी गलती कर दी। अब ठीक तो नहीं हो सकता, सिर्फ रोकथाम की जा सकती है। हाथी पांव यानी फाइलेरिया, इस बीमारी को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। यह बीमारी मच्छर के काटने से होती है और एक बार हो गई तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। और आपको तो पता ही है कि कैसे सिर्फ स्वास्थ्य पर ही नहीं, इस बीमारी का असर रोजी रोटी और सामाजिक जीवन पर भी पड़ता है, क्योंकि फाइलेरिया संक्रमित मच्छर के काटने से होता है। ये किसी को भी हो सकता है। एक संक्रमित व्यक्ति अन्य लोगों के लिए इस बीमारी का कारण बन सकता है। फाइलेरिया का संक्रमण आपके शरीर में किसी भी उम्र में हो सकता है। इसे बीमारी में बदलने में लंबा समय लगता है, पर ये एक बार हो जाए तो इसका इलाज मुश्किल है। सिर्फ हाथी पांव एवं हाइड्रोसिल ही नहीं, फाइलेरिया के कारण स्तन में सूजन एवं धात रोग भी हो सकता है। भारत के कई क्षेत्रों में अभी भी बहुत ज्यादा लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कई क्षेत्रों में। वैसे फाइलेरिया से बचना कोई मुश्किल काम नहीं है। हर साल सरकार एमडीए अभियान के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में फाइलेरिया से बचाव की दवा निःशुल्क खिलाती है। सरकारी स्वास्थ्य कर्मी दवा लेकर आपके घर आएंगे। उनके सामने ही आप सभी लोग दवा खाएं। एमडीए अभियान के दौरान हर साल ये दवा खाने से आप खुद को और अपने परिवार को फाइलेरिया से बचा सकते हैं। याद रहे, फाइलेरिया की रोकथाम के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें, अपने आसपास जल जमाव ना होने दें और एमडीए के दौरान सरकार द्वारा मुफ्त दी जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की दवा खाएं। तो क्या समझे, फाइलेरिया का एक ही इलाज, इसे होने ही ना दें। मिलकर रोकेंगे फाइलेरिया। हर साल एमडीए अभियान के समय फाइलेरिया को लेकर आपके बहुत सारे प्रश्न होते हैं। आशा दीदी ये बताइए, आशा दीदी वो बताइए। इस बार मैं डॉक्टर साहब को साथ में लेकर आई हूँ। आप इनसे अपने सारे सवाल पूछ सकते हैं, जिनका डॉक्टर साहब सही जानकारी देंगे और आपके मन की हर शंका और गलतफहमियों को दूर कर देंगे। डॉक्टर साहब, ये फाइलेरिया मुझे तो नहीं होगा? जी नहीं, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं, पर ये सच नहीं है। फाइलेरिया किसी को भी हो सकता है। ये मच्छर के काटने से होता है और मच्छर तो किसी को भी काट सकता है ना? फाइलेरिया किसी भी उम्र में हो सकता है। जो लोग संक्रमित क्षेत्र में या किसी संक्रमित व्यक्ति के आसपास रहते हैं, उनको संक्रमण होने का खतरा ज्यादा होता है। पर डॉक्टर साहब, ये बीमारी बच्चों को तो नहीं होता है ना? नहीं दीदी नहीं, मच्छर किसी की उम्र देखकर नहीं काटता। ऐसा है, मच्छर से बीमारी शरीर में आने के बाद इसका लक्षण प्रकट होने में लंबा समय लग जाता है। कोई युवा अगर फाइलेरिया से पीड़ित है तो जरूर ही उसको मच्छर ने बचपन में काटा होगा। डॉक्टर साहब, हम एमडीए अभियान में जो दवा देते हैं उसके बारे में भी लोग सवाल पूछते हैं। जरूर पूछिए ना, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब, हम तो सुने थे कि फाइलेरिया से बचाव की दवा दूसरी कोई अन्य दवा के साथ नहीं ली जा सकती है। जी नहीं, ये दवा सुरक्षित है और अन्य किसी भी दवा के साथ ली जा सकती है। सिर्फ और सिर्फ गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति, 2 साल से कम उम्र के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को ही दवा ना लेने की सलाह दी जाती है। फाइलेरिया तो सुना था कि अपने माँ बाप से आता है, यानी वंशानुगत बीमारी है। जी नहीं, ये बीमारी वंशानुगत नहीं है। ये मच्छर के काटने से होने वाली बीमारी है और ये किसी को भी हो सकती है। डॉक्टर साहब, ये दवा सरकार से मुफ्त में मिलती है, तो क्या ये असरदार होती है? फाइलेरिया से बचाव के लिए यही दवा कारगर है।
और बहुत से देशों ने इसका प्रयोग करके फाइलेरिया को खत्म किया है। ये दवा सभी फाइलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में खिलाई जाती है, अतः इसको स्वास्थ्य कर्मी के सामने खाना अनिवार्य है। हमको तो किसी ने बोला था कि केवल एल्बेंडाजोल टैबलेट का सेवन करना चाहिए, अन्य दवा का नहीं। नहीं, फाइलेरिया की रोकथाम के लिए केवल एक दवा प्रभावी नहीं है, सभी को सारी आवश्यक दवाओं का सेवन करना चाहिए। सुना है फाइलेरिया से बचाव की दवा शरीर में गर्मी पैदा करती है। बिल्कुल नहीं दीदी, ये शरीर में गर्मी पैदा नहीं करती और पूरी तरह सुरक्षित है। डॉक्टर साहब, क्या ये सही है कि पुरुषों में हाइड्रोसील यानी कि अंड कोशों में सूजन साइकिल चलाने और कड़ी मेहनत के कारण होती है? नहीं, हाइड्रोसिल एक प्रकार का फाइलेरिया ही है जो संक्रमित मच्छर के काटने से ही होता है। साइकिल चलाने एवं कड़ी मेहनत करने से ये नहीं होता। पर ये बीमारी तो सिर्फ उन लोगों में होती है जो खारा पानी वाले क्षेत्र में रहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, फाइलेरिया सिर्फ मच्छर के काटने से फैलता है और ये किसी को भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, सब बोलते हैं कि ये बीमारी सिर्फ गरीब लोगों में ही होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। मच्छर काटने के समय अमीर गरीब जाति और लिंग का फर्क नहीं करते। याद रहे, फाइलेरिया के रोकथाम के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें, अपने आसपास जल जमाव न होने दें और एमडीए के दौरान सरकार द्वारा मुफ्त दी जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की दवा खाएं। फाइलेरिया का एक ही इलाज, इसे होने ही ना दें। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमारी आंखें खोल दी। हम एमडीए के दौरान फाइलेरिया से बचाव की दवा जरूर खाएंगे। मिलकर रोकेंगे फाइलेरिया। मुकेश जी, फाइलेरिया को रोकने का बस यही तरीका है। आप क्यों इतना चिंता कर रहे हैं? साल में एक बार तो दवा लेनी है, वो भी मुफ्त। मेरे सामने आप सब लोग दवा खा लीजिए और पूरा परिवार सुरक्षित रहिए। पर आशा दीदी, आपके सामने ही क्यों लेनी है? आप दे जाइए, हम सभी खा लेंगे। नमस्ते मुकेश जी। नमस्ते आशा दीदी, क्या चर्चा चल रही है? नमस्ते डॉक्टर साहब। देखिए ना डॉक्टर साहब, मैं इनके और इनके परिवार के लिए फाइलेरिया से बचाव की दवा लेकर आई हूँ, पर मुकेश जी हैं जो कि दवा छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं। सोचिए नहीं मुकेश जी, फाइलेरिया से बचने का यही कारगर उपाय है। ये दवा साल में एक ही बार खानी होती है और वो भी सरकार द्वारा निशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। इसे हर साल एमडीए अभियान के दौरान खाने से फाइलेरिया से बचा जा सकता है। ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि डीए जैसे कि आशा दीदी आपके घर तक दवा लेकर आते हैं। ये सभी दवा हमेशा स्वास्थ्य कर्मी के सामने खाना अनिवार्य है। पर हमें दवा आशा दीदी के सामने ही क्यों लेनी चाहिए? डीए के सामने यानी डीओटी तरीके से दवा लेने के कई फायदे हैं। पहली बात तो ये है कि इससे दवा की सही खुराक सुनिश्चित होगी, क्योंकि दवा की मात्रा उम्र और लंबाई के अनुसार निर्धारित की जाती है। वैसे इसका कोई गंभीर प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। फिर भी यदि आपको दवा लेने के बाद कोई समस्या या कठिनाई हो तो डीए आपकी सहायता कर सकते हैं। आसान सी बात है, यदि आप दवा को बाद में सेवन करने के लिए रख देते हैं तो सही मात्रा लेने में भूल हो सकती है और आप दवा लेना भी भूल सकते हैं। बेहतर है कि आप दवा को साल में एक बार स्वास्थ्य कर्मी के सामने लीजिए, जिससे आप और आपका परिवार हमेशा फाइलेरिया मुक्त जीवन जी सके। क्या समझे? लेकिन एक बात बताइए डॉक्टर साहब, क्या मुफ्त में मिलने वाली ये सरकारी दवा सही होगी? जी हाँ, इस दवा की गुणवत्ता सही है और विश्व के विभिन्न देशों में इसी दवा का प्रयोग होता है। लेकिन दवा खुले रूप में क्यों दी जाती है? क्या ये भरोसेमंद है? बहन जी, दवा सही पैकेज में ही आती है। स्वास्थ्य कर्मी इसे आपके लिए खोलते हैं क्योंकि इसका सेवन तुरंत उनके सामने ही करना है और बाद के लिए नहीं रखना है। डरिए नहीं, फाइलेरिया से बचाव की दवा अपने क्षेत्र के स्वास्थ्य कर्मी के सामने जरूर लीजिए और खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। फाइलेरिया के रोकथाम के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें, अपने आसपास जल जमाव न होने दें और एमडीए के दौरान सरकार द्वारा मुफ्त दी जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की दवा खाएं। याद रखें, फाइलेरिया का एक ही इलाज,
इसे होने ही ना दें। मिलकर रोकेंगे फाइलेरिया। अच्छा हुआ आप समय से आ गए। आपका इलाज हो जाएगा, पर आपको इतनी देर भी नहीं करनी चाहिए थी। जी डॉक्टर साहब। आप इनको समझाइए। मैं कब से बोल रही हूँ कि डॉक्टर साहब के पास चलते हैं, वो आपका इलाज कर देंगे, पर मेरी सुनते ही नहीं। मैं समझती हूँ कि बीमारी ऐसी है कि वो शर्मा गए, पर आप ही बताइए, बीमारी से क्या शर्माना? बीमारी है तो इलाज तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही बहन जी। हाइड्रोसिल जैसी बीमारियों को कुछ लोग छिपाने की कोशिश करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। कुछ तो अपने डॉक्टर को भी नहीं बताते। ये बहुत ही खतरनाक है। इससे रोगी को नुकसान पहुंचता है, उसकी हालत और बिगड़ जाती है। मैं आपकी बात समझ गया डॉक्टर साहब, पर ये हाइड्रोसिल है क्या? फाइलेरिया यानी हाथी पांव के बारे में तो आप जानते ही होंगे। जी डॉक्टर साहब। हाइड्रोसिल भी फाइलेरिया का एक और रूप है। हाथी पांव की तरह हाइड्रोसिल भी संक्रमित मच्छर के काटने से होता है। पर हमने तो सुना था कि जो लोग ज्यादा साइकिल या रिक्शा चलाते हैं या कड़ी मेहनत करते हैं, ये बीमारी उनको होती है। बिल्कुल गलत। फाइलेरिया का मच्छर किसी को भी काट सकता है। समाज के सारे वर्ग के पुरुषों को इस बीमारी का खतरा है, खासकर जो फाइलेरिया से प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं। हाइड्रोसिल पुरुषों के गुप्त अंग को प्रभावित करती है। इसमें एक भूरे रंग का पदार्थ इकट्ठा होता है, जिससे अंडकोशों में सूजन आ जाती है। इससे रोगियों को सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक पीड़ा भी सहनी पड़ती है, क्योंकि उनकी प्रजनन क्षमता, काम करने की क्षमता और उनकी कमाई प्रभावित होती है। चिंता ना करें, एक छोटी सी सर्जरी से हाइड्रोसिल का इलाज हो जाता है, और ये सुविधा सरकारी अस्पताल में निशुल्क उपलब्ध है। अगर आपको कोई ऐसा लक्षण हो तो डॉक्टर के पास जाने में देर ना करें। हाइड्रोसिल एवं हाथी पांव से बचाव बहुत आसान है। साल में एक बार फाइलेरिया से बचाव की दवा स्वास्थ्य कर्मी के सामने खाएं। इसे हर साल खाने से फाइलेरिया से बचा जा सकता है। ये दवा सरकार द्वारा निशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। फाइलेरिया के रोकथाम के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें, अपने आसपास जल जमाव न होने दें और एमडीए के दौरान सरकार द्वारा मुफ्त दी जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की दवा खाएं। याद रखें, फाइलेरिया का एक ही इलाज, इसे होने ही ना दें। मिलकर रोकेंगे फाइलेरिया। इस वीडियो की सभी आशा कार्यकर्ता और CHS आशा संघनी को सभी अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि आशा डायरी चैनल आपको सहयोग करेगा। लोग ने जो न्यूली ज्वाइंड है तो उन्होंने उनकी सबकी आई होप आप सबकी यूजर आईडी एंड पासवर्ड आप सबको मिल चुका होगा। अब इस एप्लीकेशन पे कैसे लॉगिन करना है, कैसे इस एप्लीकेशन पे आपको एनसीटी की एंट्रीज करनी है, उसके बारे में हम आज के इस सेशन में आगे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, मतलब जो है आप सब प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे अवेलेबल है CPSC SWC एप्लीकेशन के नाम से ये एप्लीकेशन अवेलेबल है। प्ले स्टोर पे दो तरह के, एक CPSC SWC और CPSC SWC ट्रेनिंग है। तो आप लोग जितने भी हमारे CHOs हैं, CHOs प्लीज डाउनलोड कीजिएगा CPSC SWC एप्लीकेशन। ठीक, SWC एप्लीकेशन करने के बाद उसके बाद आप लोग जब इंस्टॉल करने का जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करने जाएंगे, फर्स्ट टाइम लॉगिन के टाइम पे इस तरह से जो आप पहली पिक्चर आप देख रहे हैं, जैसे आप लॉगिन करते हो तो यहाँ पे डिवाइस टाइम आपसे पूछेगा। तो अगर डिवाइस टाइम आपका करेक्ट है तो आप करेक्ट पे क्लिक कीजिएगा। अगर डिवाइस टाइम चेंज दिखा रहा है तो आप चेंज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपके डिवाइस मतलब जो मोबाइल के डिवाइस एंड टाइम सेक्शन पे आपको लेके जाएगा, जहाँ से आप अपने मतलब ऑटोमेटिक डेट ऑफ टाइम और ऑटोमेटिक टाइम जोन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे ये ऑटोमेटिक डेट मतलब जो है टाइम ऑटोमेटिक ये इसको करेक्ट कर लेगा। उसके बाद सेकंड पिक्चर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें जो जिस भी हमारे पास 11 लैंग्वेजेस में ये CPSC NCT एप्लीकेशन अवेलेबल है। तो जिस भी लैंग्वेज में आप मतलब जो है कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब हमारे सामने यहाँ पे हमारा ये लॉगिन पेज हमारा आ गया। सबसे ऊपर हमारा ऐप वर्जन रहेगा। ऐप वर्जन के बाद फिर हमें स्टेट, यूजर आईडी, मोबाइल नंबर और कैप्चा ये इंटर करना है। तो सबसे पहले
स्टेट हमें सेलेक्ट करना है। स्टेट में हमें उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करना होगा। यूजर आईडी, यूजर आईडी बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। यूजर आईडी में जो आपको यूजर आईडी मिली है, आपको जो यूजर आईडी मिली है 109-CHO1234 करके मिली है। जब भी आप एप्लीकेशन पे लॉगिन करने जाएंगे तो 109- आपको नहीं लगाना है, स्मॉल लेटर में CHO और उसके बाद जो न्यूमेरिक है, मतलब CHO1234, CHO0001, जो भी आपकी यूजर आईडी है उस यूजर आईडी को आपको यहाँ एंटर करना है। उसके बाद आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो आईडी क्रिएशन के टाइम पे आपका मोबाइल नंबर वहाँ पे रजिस्टर्ड किया गया है, वो मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है उस कैप्चा को एंटर करना है। एंटर करने के बाद जैसे आप कैप्चा एंटर करेंगे तो वहाँ पे एक आपको गेट OTP का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। गेट OTP के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो एक OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे सर्वर से भेजा जाएगा। आपको वो उस OTP को एंटर करना है। जैसे ही आप उस OTP को एंटर करते हैं, अब आप सेकंड इमेज देखिएगा तो यहाँ पे सबसे पहले सेट पासवर्ड करने को कह रहा है। तो सेट पासवर्ड में आपको ध्यान रखना है कि पासवर्ड एक कॉम्प्लेक्स पासवर्ड एंटर करना है। कॉम्प्लेक्स पासवर्ड का मतलब एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर और एक न्यूमेरिक यानी एक नंबर होना चाहिए, और पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस हमारे पासवर्ड फुलफिल करता हो, ये पासवर्ड हमें डालना है। उसके बाद पिन नंबर हमें क्रिएट करना है। पिन नंबर का मतलब है 1 2 3 4 मतलब 6 डिजिट का एक पिन नंबर न्यूमेरिक होगा। पिन नंबर हमें एंटर करना है। पिन एंटर करने के बाद हमें क्लिक करना होगा रजिस्टर पे। जैसे ही हम रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो हमारा एप्लीकेशन सर्वर से हमारे सब सेंटर का जो भी डेटा है वो डेटा डाउनलोड करना स्टार्ट कर देता है। तो इसमें आपको थोड़ा टाइम लग सकता है कि मतलब जो एज पर द डेटा साइज, जितना ज्यादा डेटा होगा डाउनलोड होने में उतना टाइम लगेगा। तो और इंटरनेट कनेक्शन पे भी ये डिपेंड करता है। तो एक बार डेटा डाउनलोड हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम जब आप मतलब जो है लॉगिन करने जाएंगे, ये वन टाइम एक्टिविटी है, पहली बार मतलब जो है आपको ये सारा प्रोसेस फॉलो करना होगा। नेक्स्ट टाइम जब भी आप लॉगिन करने जाएंगे तो आप जैसे ही लॉगिन पेज पे आएंगे वहां पे सिर्फ आपको पिन नंबर एंटर करना है। पिन नंबर एंटर करने के बाद आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं, वहां से आपका डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा। ओके, आई होप आप सबके लॉगिन प्रोसेस आपका जो है क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। जब हमारा फर्स्ट टाइम लॉगिन होता है तो फर्स्ट टाइम लॉगिन में हमारे जो फर्स्ट टाइम लॉगिन में सबसे पहले जब हम लैंड करते हैं तो अपने सब सेंटर प्रोफाइल पे लैंड करते हैं। सब सेंटर प्रोफाइल पे लैंड करने के बाद सबसे पहले काम आपको ये करना है, आपका यहाँ पे CHO नेम दिया होगा, CHO नेम के नीचे जो है एडिट का ऑप्शन दिया है, उस एडिट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और अपना नाम आप वहाँ पे एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद आप अपनी पूरी मैपिंग चेक कर लीजिए, आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, यहाँ पे एप्लीकेशन में ब्लॉक दिया है बट यूपी की मैपिंग में ये तहसील है। आप सब लोग इसमें मतलब जो है कंफ्यूज मत होइएगा कि ब्लॉक अलग दिखा रहा है, यूपी की मैपिंग में ये तहसील है। तो आप इसे तहसील मतलब जो है कंसीडर कीजिएगा। उसके बाद आपकी PSC और आपका सब सेंटर की डिटेल यहाँ पे आपको विजिबल रहेगा। उसके बाद नीचे विलेज, आपके सब सेंटर में जितने भी विलेज मैप्ड हैं उन सारे विलेज की डिटेल नाम आपको यहाँ पे नीचे दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप अपने सारे विलेज चेक कर लीजिएगा। विलेज की पॉपुलेशन आपको ऐड करना है। विलेज की पॉपुलेशन ऐड करने के लिए यहाँ पे आप एडिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। एडिट के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको विलेज की पॉपुलेशन एंटर करने का कॉलम वहाँ पे आ जाएगा, मतलब जो है रो आ जाएगा। उस बॉक्स में आप अपने विलेज की पॉपुलेशन एंटर करके सेव कर देंगे, आपकी विलेज की पॉपुलेशन अपडेट हो जाएगा। तो एक बार आपके सारे विलेज की पॉपुलेशन ऐड करने के बाद आपकी टोटल पॉपुलेशन और टारगेट पॉपुलेशन एप्लीकेशन ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आपको दिखा देगा। जैसे आप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपकी टोटल पॉपुलेशन और टारगेट पॉपुलेशन यहाँ पे दिखा रहा है। इतना करने के बाद अपना सब सेंटर प्रोफाइल अपडेट करने के बाद आपको यहाँ पे होम स्क्रीन वाले बटन पे क्लिक करना है। होम स्क्रीन वाले बटन पे क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन के होम पेज पे आ जाएंगे। तो जब फर्स्ट टाइम जैसे आप लोग मोबाइल पे लॉगिन करेंगे तो मोबाइल पे ये एप्लीकेशन पोर्ट्रेट मोड पे होता है। पोर्ट्रेट मोड पे मतलब जैसे हॉरिजॉन्टल मोड पे है तो इसको लैंडस्केप मोड पे करने के लिए आपको यहाँ पे 3 डॉट्स राइट हैंड साइड पे, एप्लीकेशन के राइट हैंड साइड पे आपको 3 डॉट दिख रहे हैं। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद इस तरह से ऑप्शंस आपके सामने ओपन होंगे जिसमें एक ओरिएंटेशन का ऑप्शन दिया है।
ओरिएंटेशन के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको लैंडस्केप करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपने लैंडस्केप पे क्लिक किया और ओके पे क्लिक करेंगे, आपके एप्लीकेशन का लैंडस्केप वाला एप्लीकेशन लैंडस्केप मोड पे आ जाएगा। लैंडस्केप करने के बाद अब है हमारा सबसे पहले जो आशा ने फैमिली फोल्डर सीवैक फॉर्म को फिल किया है, उस फैमिली फोल्डर सीवैक फॉर्म को हमें डिजिटलाइज करना है। डिजिटलाइज करने के लिए सबसे पहले हम आशा फॉर्मेट पे आते हैं। यहाँ पे जैसे आप लैंडस्केप मोड पे करेंगे, यहाँ पे आपको आशा फॉर्मेट का ऑप्शन दिख जाएगा। आशा फॉर्मेट के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो इस तरह से एक आशा मतलब जो है एक सर्च बार ओपन होगा। सर्च बार के नीचे एक ऐड न्यू फैमिली का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो ऐड न्यू फैमिली पे आप क्लिक करेंगे। ऐड न्यू फैमिली पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका आशा फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक आशा फॉर्मेट आपका यानी आशा फॉर्मेट यानी एक फैमिली फोल्डर आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे फैमिली फोल्डर में आपको एक एक डिटेल्स, यहाँ पे आपको कोई भी डिटेल्स मतलब फिल करने की जरूरत नहीं है। ड्रॉप डाउन में सिर्फ नाम और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना होगा, बाकी सब ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है, आपको सिर्फ ड्रॉप डाउन से उसमें सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले आपका जो विलेज का नाम है, विलेज का नाम आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद विलेज का नाम सेलेक्ट करने के बाद फैमिली आईडी, अगर आशा ने फैमिली आईडी प्रोवाइड किया है तो उसे आप फिल कीजिएगा, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। आशा नेम यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपके जो विलेज में आशा मैप होंगी उसमें वहां से आशा के मैप होने के बाद यहाँ पे आशा नेम ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर एक से ज्यादा आशा है तो वहां से आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। हैमलेट नेम यानी अगर वो व्यक्ति किसी मंझरे या पूर्वे में रहता है तो उसका नाम प्रोवाइडेड है तो आप यहाँ पे इंटर कीजिएगा, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिएगा। उसका सब सेंटर नेम और पीएससी नेम ऑटोमेटिक पहले से फिल्ड होगा। उसके बाद नंबर आईडी है, अगर प्रोवाइडेड है तो आप इंटर कीजिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। फिर है नेम ऑफ द हेड ऑफ हाउस होल्ड यानी घर के मुखिया का नाम यहाँ पे आपको टाइप करना होगा। टाइप करने के बाद अब उस परिवार के पास क्या क्या बेसिक एम्यूनिटीज हैं उसकी डिटेल्स हमें यहाँ पे भरना होगा। सबसे पहले है डिटेल्स ऑफ मतलब जो है टाइप ऑफ हाउस, घर किस तरह का है। तो घर उसमें जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे ऑप्शन मिल जाएगा कि जो है कच्चा है, पक्का है या पक्का विद ब्रिक्स एंड मोर्टार, ये अलग अलग ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो जिस भी तरह का उनका घर होगा उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा जो है अवेलेबिलिटी ऑफ टॉयलेट यानी घर में किस प्रकार का टॉयलेट है उसकी डिटेल्स आप वहां पे सेलेक्ट कर, ड्रॉप डाउन में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, उससे आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर यानी उनके पीने के पानी का स्रोत क्या है। तो यहाँ पे जिस भी मतलब सोर्स से वो ड्रिंकिंग वाटर अवेल कर रहे हैं उस सोर्स को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, घर में मतलब जो है बिजली कहाँ से आती है वो उसको आपको सेलेक्ट करना है। घर में मोटराइज व्हीकल कौन कौन सी है उसे आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और घर में खाना किस चीज पे बनाया जाता है तो उसको आपको मतलब किस फ्यूल पे घर पे खाना बनाया जाता है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे उसका कॉन्टैक्ट नंबर मतलब उस मुखिया का कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद नीचे आपको ऐड मेंबर का ऑप्शन दिख रहा होगा। ऐड मेंबर के ऑप्शन पे आप जाओगे। ऐड मेंबर पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो एक मतलब जो है फैमिली मेंबर ऐड करने का फॉर्म आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो उसका नाम है, नाम ऑटोमेटिक पहले से फिल्ड रहेगा, ठीक। और उसके बाद आईडी टाइप, आईडी या मोबाइल नंबर, जब भी हम किसी इंडिविजुअल को एनरोल करते हैं तो उसके आईडी या मोबाइल नंबर में से किसी एक चीज को कंपल्सरीली हमको लेना होता है, क्योंकि अगर इंडिविजुअल को हमने रिफर किया तो उस केस में उसको सर्च करने में पीएससी पे या मतलब हायर फैसिलिटी पे उसको रेफर किया जाता है तो उसको उस टाइम पे हमें उसको सर्च करने में आसानी हो जाती है। तो अगर आईडी नंबर नहीं, अगर वो अपनी आईडी नहीं देना चाहता है तो कंपलसरी नहीं है, आप उसका मोबाइल नंबर ले लीजिए। अगर मोबाइल नंबर नहीं तो आईडी, दोनों में से किसी एक चीज का होना कंपलसरी है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और एज, दोनों में से जो है जो भी अवेलेबल हो, मतलब दोनों में से कोई एक आपको कंपलसरी फिल करना है। अगर डेट ऑफ बर्थ, एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ उसको पता है तो आप एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, और एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो जो भी उसका अप्रोक्सीमेट एज होगा वो एज आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मेल है फीमेल, उसका जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे। बेनिफिशियरी ऑफ एनी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, अगर उसके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। उसका डिटेल ऑफ स्कीम यानी उसका मतलब जो है वो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस है उसके पास या गवर्नमेंट हेल्थ, यानी जो जैसे आपका आयुष्मान भारत ये कार्ड है या प्रधानमंत्री
जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जो भी हेल्थ इंश्योरेंस किए जा रहे हैं, तो अगर वो कार्ड है तो गवर्नमेंट हो जाएंगे, या उसने अपना खुद से अपना एक हेल्थ इंश्योरेंस करा के रखा है तो वो वहाँ पे हम प्राइवेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसका मैरिटल स्टेटस क्या है, आभा आईडी उसकी अगर जनरेट हो चुकी है तो वो आभा आईडी आप यहाँ पे उसको लिंक करने के लिए यहाँ आभा नंबर आप एंटर कर सकते हैं, और कहाँ पे रह रहा है ये डिटेल आप यहाँ पे फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, अगर वो जिस भी व्यक्ति को हम एनरोल कर रहे हैं वो 30 साल या उसके ऊपर का है तो एप्लीकेशन डायरेक्ट हमें उसके सीबैक फॉर्म पे लेके चला जाएगा, ठीक है। और 30 साल से नीचे वाले जो भी इंडिविजुअल है तो उनके सीबैक फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। सीबैक फॉर्म उनके 2 कंडीशन में भरे जाएंगे, या तो वो अगर कोई महिला है 30 साल से नीचे है और प्रेग्नेंट है तो उसका जो है सीबैक फॉर्म भरा जाएगा, या कोई महिला या पुरुष जो 30 साल से नीचे है लेकिन उनकी फैमिली हिस्ट्री है और उनके माता पिता भाई बहन में से किसी को मतलब जो है एनसीडी का मतलब जो है एनसीडी है तो जो है उनका हमें सीबैक फॉर्म फिल करना होगा। अदरवाइज हमें सीबैक फॉर्म 30 साल से नीचे वालों का भरने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जैसे हमारा सीबैक फॉर्म ओपन होता है तो सीबैक फॉर्म में यहाँ पे हमारे सबसे पहले ऊपर पूछता है कि जो है न्यू सीबैक फॉर्म है, ओल्ड सीबैक फॉर्म है। तो बेसिकली न्यू सीबैक फॉर्म जो 2021 के मतलब जो है नवंबर 2021 के बाद से जो भी नए सीबैक फॉर्म इंट्रोड्यूस किए गए वो सब न्यू सीबैक फॉर्म में जाएंगे। तो बेसिकली आप सबको न्यू सीबैक फॉर्म ही फिल करना है। उसके बाद जिस डेट में सीबैक फॉर्म फिल किए गए हैं वो डेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। डेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डज दिस पर्सन एनी ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसमें कुछ आपको सिम्टम्स मतलब जो है सिम्टम्स दिए होंगे, उन सिम्टम्स को यहाँ पे आपको फिल करना है। फिल करने के बाद अब हमें उसके सीबैक फॉर्म पे आना है। तो सीबैक फॉर्म में सबसे पहला ऑप्शन हमारा जो है मतलब जो है जनरल मतलब जो है सबसे पहले हमें 2-3 मतलब जो है जनरल इन्फॉर्मेशन और इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन। तो वो जनरल इन्फॉर्मेशन और इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पहले से फिल्ड मिलेंगे आपको, उसको आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। हमारा आपको स्टार्ट करना होगा पार्ट ए सीबैक मतलब जो है सीबैक असेसमेंट से, ठीक है। रिस्क असेसमेंट से हमें स्टार्ट करना होगा। तो रिस्क असेसमेंट में सबसे पहले उसके एज का क्वेश्चन होगा कि कितने साल का है, फिर क्या मतलब अलग अलग इसमें आपके क्वेश्चंस दिए हैं, उनको सिर्फ आपको सेलेक्ट करना है एज पर द मतलब जो है जो भी सीबैक फॉर्म में डिटेल्स हैं उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर पार्ट मतलब जो है B1 और B2 आता है हमारा। पार्ट B1 और B2 होता है हमारा बेसिकली उसके पार्ट B1 और B2 है हमारा अर्ली डिटेक्शन के पार्ट है। B1 पार्ट होता है जिसमें हमारे अलग अलग एनसीडी से रिलेटेड सिम्टम्स दिए हैं। अगर किसी भी पेशेंट को उनमें से कोई भी सिम्टम्स ऑलरेडी हैं तो एप्लीकेशन उसको डायरेक्ट पीएससी पे रिफर करने के लिए आपको रिकमेंड करेगा। पार्ट B2 भी हमारा रिस्क असेसमेंट है, लेकिन पार्ट B2 सिर्फ महिलाओं के लिए है। पार्ट B1 हमारा महिला और पुरुष दोनों के लिए है, और पार्ट B2 हमारा सिर्फ महिलाओं के लिए है। इसमें ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड सिम्टम्स दिए होते हैं जो आपको फिल करना होता है। उसके बाद पार्ट C हमारा होता है रिस्क COPD का रिस्क असेसमेंट। पार्ट D हमारा मेंटल हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें होते हैं हमारे। और एक और आपको पार्ट मतलब जो है पार्ट D मिलेगा। पार्ट D जब आप किसी 60 साल या उसके ऊपर के व्यक्ति को एनरोल करते हैं तो वहां पे आपका एल्डरली केयर का ऑप्शन भी यहाँ पे इनेबल हो जाता है। अगर 60 साल से नीचे का कोई भी व्यक्ति है तो वहां पे एल्डरली केयर का क्वेश्चन आपको इनेबल नहीं होगा। इतना सारी डिटेल्स आपको जो है सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका एक एनरोलमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको फैमिली फोल्डर में जितने भी व्यक्ति के नाम दिए होंगे इसी तरह से आपको फिल करने होंगे, ठीक। फिल करने के बाद नेक्स्ट है अब हमारा उसको स्क्रीनिंग करना है। तो स्क्रीनिंग करने के लिए सबसे पहले जब आप उस इंडिविजुअल की स्क्रीनिंग कर रहे हो करना होगा तो आपको एप्लीकेशन मतलब जो है स्क्रीनिंग के दिन पे आपको उसको बुलाना होगा। बुलाने के बाद जो है आपको यहाँ होम स्क्रीन पे ही सर्च का ऑप्शन मिल रहा है। सर्च के ऑप्शन में आप उसका नाम डाल के सर्च करेंगे। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो वो सर्च रिजल्ट में वो इंडिविजुअल आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। आने के बाद जो है यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड पे नीचे की ओर स्क्रीन का ऑप्शन आपको दिख रहा है। जैसे ही आप स्क्रीन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उस इंडिविजुअल की पूरी प्रोफाइल खुल के आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगी। सेकंड इमेज पे आप देखिए तो यहाँ पे इंडिविजुअल की पूरी प्रोफाइल खुल के आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख रहे हैं कि सीबैक हमारा कंप्लीट दिखा रहा है, यानी इसका सीबैक पहले से फिल्ड है।
तो सीबैक हमारा कंप्लीट दिखा रहा है, ऊपर ग्रीन टिक बना हुआ है। बाकी की स्क्रीनिंग अभी इनिशिएट नहीं की गई है, तो हम एक एक करके स्क्रीनिंग इनिशिएट करेंगे और इस तरह से करके इसकी स्क्रीनिंग को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसका जो है फिजिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट करना होगा। फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब है पर्सनल एग्जामिनेशन इसका कंप्लीट करना होगा। पर्सनल एग्जामिनेशन, हाँ, पर्सनल एग्जामिनेशन पे हम क्लिक करते हैं। तो पर्सनल एग्जामिनेशन बेसिकली इसका बीएमआई लेने के लिए कहता है। तो बीएमआई यहाँ पे सबसे पहले हमें जो है इसका बीएमआई लेना है। बीएमआई लेने के बाद फिर हमारी इसकी पर्सनल हिस्ट्री लेनी है। पर्सनल हिस्ट्री में यहाँ पे जब आप किसी महिला को इनरोल करेंगे तो उसके पर्सनल हिस्ट्री में दो तरह के हिस्ट्री आपको लेनी है, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री और पर्सनल हिस्ट्री। और जब किसी मेल को इनरोल करते हैं तो वहाँ पे डायरेक्टली आपको सिर्फ पर्सनल हिस्ट्री ही फिल करना है। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में जो है उनके इसमें आपको अलग अलग क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे एज ऑफ मिनार्के, मेनोपॉज हुआ है कि नहीं, ड्यूरेशन ऑफ मेनोपॉज, ये सबको आपको यस नो करके फिल करना है। उसके बाद पर्सनल हिस्ट्री में आते हैं। पर्सनल हिस्ट्री में सबसे पहले यहाँ पे आपको अलग अलग डिजीज दिए हुए होंगे। उन डिजीज में से मतलब उस डिजीज से कभी वो डायग्नोज हुए हैं, अगर डायग्नोज हुए हैं तो क्या उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, यस या नो में करके सिर्फ आपको जो है आंसर यहाँ पे टिक करना है। करने के बाद आप इसको जो है लास्ट में जाके सेव एंड सबमिट कर देंगे। आपका जो है पर्सनल हिस्ट्री वाला कॉलम भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमें हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग करना है। हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग के लिए हाइपरटेंशन वाले कॉलम पे, हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले जिस डेट में हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं वो डेट यहाँ से हमको सेलेक्ट करना होगा। डेट वाले कॉलम पे आके जिस डेट में स्क्रीनिंग कर रहे हैं वो डेट हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। करने के बाद उसका बीपी हमें लेना है। बीपी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी हम यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद पल्स रेट उसका लेंगे, पल्स रेट लेंगे। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डायग्नोज फॉर हाइपरटेंशन एवर, अगर कभी हाइपरटेंशन के लिए डायग्नोज हुआ है तो यस, अगर नहीं हुआ है तो ये ऑटोमेटिक पहले से आपका पर्सनल हिस्ट्री से फिल्ड रहेगा। तो अगर पेशेंट नॉर्मल है, मतलब विद इन नॉर्मल रेंज है, यानी उसका बीपी 120/80 और बिलो है तो वो नॉर्मल है, तो उसको हमें रिफर नहीं करना होता। रेफरल के लिए अगर 140/90 या अबव उसका बीपी आता है तो हम उस पेशेंट को रिफर करेंगे। और कोई भी एग्जिस्टिंग पेशेंट, चाहे उसका बीपी ऑलरेडी नॉर्मल हो, 120/80 या नॉर्मल हो, लेकिन वो एग्जिस्टिंग मतलब जो है डायग्नोस्ड पेशेंट है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उन पेशेंट्स को हमें 100% रेफर करना होगा। रेफर हम करेंगे पीएससी पे। ओके, नेक्स्ट है हमारा इसी तरह से डायबिटीज की स्क्रीनिंग। डायबिटीज की स्क्रीनिंग में भी